डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपको समझना है कि इसमें क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम अरेंज कर लेते हैं और उससे जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उस ऑर्डर को। तो आप नोट कर लीजिए, द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसको यहाँ देख लीजिए, ये मैंने एक पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया है। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी इधर इंक्रीज़ हो रही है और वेवलेंथ इधर इंक्रीज़ हो रही है। तो ये विजिबल रीजन है, जो वायलेट से लेकर रेड तक, जो विबग्योर से आप जानते हैं इसको। तो ये इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और ये रेड, वायलेट से लेकर रेड तक विबग्योर में जो आता है। और रेड के बाद जो है वो क्या है, इंफ्रारेड रीजन है, इसकी वेवलेंथ थोड़ी और ज़्यादा होती है। और उसके नेक्स्ट जो रेडिएशंस हैं वो हैं माइक्रोवेव रेडिएशंस, जिनकी वेवलेंथ और ज़्यादा है। और उसके बाद है रेडियो वेव। तो विजिबल रीजन से पहले, मतलब कि उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी या कम वेवलेंथ की कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं वो देख लेते हैं। तो एक तो होती है अल्ट्रा वायलेट, ये वायलेट से जस्ट पहले, और उससे थोड़ा आगे है एक्स रेज, फिर गामा रेज और ये कॉस्मिक रेज। तो ये एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम है जिसे हम बोलते क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम की जगह कई बार स्पेक्ट्रा लिखा होता है, तो वो एक उसका प्लूरल है, स्पेक्ट्रम्स ना बोल के उसको स्पेक्ट्रा बोल देते हैं। और इस ब्रांच ऑफ साइंस को जहाँ पे ये स्पेक्ट्रा की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ साइंस है। जब भी केमिस्ट्री में कोई स्टूडेंट रिसर्च करता है तो वो स्पेक्ट्रा को बहुत ज़्यादा उसको यूज़ करना पड़ता है। तो इसकी टाइप्स आगे समझते हैं। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस भी समझना है। जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है ये आगे फर्दर 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन या इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। तो आपको ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा को स्टडी करना है, जो कि एमिशन स्पेक्ट्रा की टाइप है। और उसके बाद आपको ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को स्टडी करना है। तो पहले आप समझ लीजिए कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। जब किसी सोर्स से अगर कोई लाइट जो है डायरेक्टली आप प्रिज्म से पास कर दें, यहाँ पे एक स्लिट लगा लेते हैं इस तरह से, ताकि एक सिंगल रे ऑफ लाइट जाए, तो उसको बाद में किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करते हैं, तो उससे जो स्पेक्ट्रा बनता है वो है एमिशन स्पेक्ट्रा। When light from any source is directly passed through the prism and then received on a photographic plate, a spectra obtained is called as emission spectra। तो इस emission spectra में हम सबसे पहले continuous spectra स्टडी करेंगे और फिर line spectra। तो उसके बाद फिर हमें absorption spectra को स्टडी करना है। तो देखते हैं continuous spectra कैसा होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, किसी सोर्स से, सन से या बल्ब से, जब आप एक सिंगल रे ऑफ लाइट लेते हैं, यहाँ पर लगा लेते हैं ऐसे एक स्लिट और इसको प्रिज्म में से पास करते हैं, तो आपको पता है कि ये लाइट ऐसे बेंड हो जाती है। तो अगर सनलाइट लेते हैं या बल्ब से लेते हैं किसी से, तो आपको पता है कि ये स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 वाइड बैंड्स ऑफ कलर्स। तो वो कलर्स भी आपको पता होंगे कि 7 कलर कौन से होते हैं, जिसमें सनलाइट जो है प्रिज्म में से पास होने के बाद स्प्लिट अप हो जाती है। एक होता है वायलेट, फिर इंडिगो, ये विबग्योर आपको याद होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 कलर इस तरह से होते हैं। और इसमें आपको ये नोटिस करना है कि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होती है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में आप ऐसे ही लिखेंगे कि व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, सन और बल्ब इज पास थ्रू ए प्रिज्म, इट्स स्प्लिट इनटू 7 वाइड बैंड्स ऑफ कलर्स। दीज आर कॉल्ड एज, दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा
इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, क्योंकि ये कलर जो होते हैं बिल्कुल कंटिन्यूस होते हैं और ये जनरली एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। और ज़्यादातर केसेस में आपको ये 7 कलर नहीं दिखाई देते बल्कि 3 और 4 कलर ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कलर बिल्कुल कंटिन्यूस हैं और इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। आगे इसके बी पार्ट में देख लेते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, या इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं। तो इसमें हम किसी कंपाउंड का किसी एलिमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर NaCl का एग्जांपल लेता हूँ। देखते हैं कि सोडियम के केस में जो सोडियम क्लोराइड हम ले रहे हैं उसका साल्ट, तो किस तरह का स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक NaCl का सोल्यूशन जो है ऐसे एक प्लेटिनम वायर के ऊपर लेकर प्लेटिनम वायर को NaCl के सोल्यूशन में डिप करके हम किसी फ्लेम में, जैसे बंसन फ्लेम होती है, उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जब वो बर्न करता है तो यहाँ पर येलो लाइट जो है वो क्या होती है, एमिट होती है। और उस येलो लाइट को इस तरह से प्रिज्म में से पास करते हैं तो यहाँ पर 2 ब्राइट लाइंस आती हैं। तो ये जो ब्राइट लाइंस आती हैं 2 लाइंस, तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है। 2 लाइंस, एक तो है 5890 एंगस्ट्रॉम की और एक होती है 5896 एंगस्ट्रॉम की। तो ये सारा जो अरेंजमेंट होता है प्रिज्म में से पास करने से, अगर लाइट आपको नोटिस नहीं होती है तो एक पूरा अरेंजमेंट होता है जहाँ से ये स्पेक्ट्रा को देखा जाता है और उस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इस तरह से आप NaCl के सोल्यूशन में डिप करके इस प्लेटिनम वायर को जब बंसन फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं तो येलो लाइट इमिट होती है। व्हेन दिस लाइट इज पास थ्रू ए स्पेक्ट्रोस्कोप एंड रिसीव्ड ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट, 2 ब्राइट येलो लाइंस are obtained, one at the 5890 and one at the 5896 angstrom। तो इस वेवलेंथ की लाइट जो है इमिट होती है। तो यहाँ पर आपको ये नोटिस करना है कि कोई भी एलिमेंट, अगर आप सोडियम की जगह पोटाशियम लेते हैं तो ये वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाती है और अलग तरह से लाइन आती है। तो हर एलिमेंट की अपना एक करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा होता है जो बाकी सभी दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इस तरह से कोई भी 2 एलिमेंट का स्पेक्ट्रा बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो हर एलिमेंट की एक पहचान होता है स्पेक्ट्रा, इसलिए हम इस तरह के लाइन स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट ऑफ एलिमेंट्स। तो फिंगरप्रिंट जैसे कि सभी के डिफरेंट ही होते हैं, तो इस तरह से सभी एलिमेंट का स्पेक्ट्रा भी कैसा होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इमिशन स्पेक्ट्रा की हमने 2 टाइप्स बताई हैं, एक थी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा है ये लाइन स्पेक्ट्रा। तो आगे आपको स्पेक्ट्रा की सेकंड टाइप को स्टडी करना है जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इसमें लाइट एब्जॉर्ब होने से ये स्पेक्ट्रा बनता है, और जो पहले वाला था इमिशन स्पेक्ट्रा वो लाइट इमिट होने से बनता था। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट से अगर कोई रे आ रही है तो उसको NaCl का ही एग्जाम्पल दोबारा भी लेते हैं। तो NaCl के सोल्यूशन में उस लाइट को पास करते हैं पहले, और बाहर जो लाइट आती है फिर उसको स्पेक्ट्रोस्कोप से या प्रिज्म से पास करके फिर देखते हैं उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर लेकर कि कैसा स्पेक्ट्रा आता है। क्योंकि ऑर्डिनरी जो लाइट होती है उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ही मिलता है जो विबग्योर आपको पहले बताया था। लेकिन क्योंकि वो लाइट को पहले NaCl के सोल्यूशन से पास कर दिया गया है तो इसमें वो 2 पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ येलो रीजन में आपको 2 डार्क लाइन मिलेंगी। तो ये जो 2 डार्क लाइन है ये वेवलेंथ तो वही है जो पहले बताई थी 5890 और 5896 की। तो ये अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा में 2 डार्क लाइन आती हैं। तो ये सब किसकी वजह से आती हैं, ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रा होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने से बनता है, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो दोनों स्पेक्ट्रा आपने स्टडी कर लिए हैं, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो इनमें डिफरेंस भी आपको रीड कर लेना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आगे हम स्टडी करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा आपको ज़रूर स्टडी करना है। हाइड्रोजन को हम एक डिस्चार्ज ट्यूब में इस तरह से लेंगे और जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पास करेंगे तो क्या होगा, लाइट इमिट होगी। उस लाइट को ऐसे एक सिंगल रे ऑफ लाइट को स्लिट में से पास करते हुए जब हम प्रिज्म से पास करेंगे और उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी लाइंस जो हैं स्पेक्ट्रा में आ जाती हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स में होती हैं। तो इस तरह से
कुछ लाइंस आ जाएंगी, फिर इस तरह से आगे और बहुत सारे ग्रुप्स में इस तरह से लाइंस आती हैं। तो ये लाइंस इतनी ज़्यादा क्यों हैं और कैसे हैं ये तो बाद में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये लाइंस का जो है इस तरह का ग्रुप्स बने होते हैं, तो वो उनके एक पर्टिकुलर नेम होते हैं जो आपको ज़रूर स्टडी करने हैं। इस तरह का जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होता है जिसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं हाइड्रोजन गैस की लाइट इमिट होने से, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें किस तरह की लाइंस आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स में अरेंज होती हैं। तो फर्स्ट जो लाइन ग्रुप आता है लाइंस का उसको बोलते हैं लाइमैन सीरीज़, और सेकंड वाले को बोलते हैं बाल्मर सीरीज़, और नेक्स्ट को बोलते हैं पाश्चन, इस तरीके से। और आगे जो ग्रुप्स बनता है उसको हम बोलते हैं ब्रैकेट, और लास्ट जो सीरीज़ होगी स्पेक्ट्रा की उसको बोलते हैं पेफन। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं साइंटिस्ट के नेम पर लिखे गए हैं यहाँ पर। तो ये आपको समझ लेना है कि डिफरेंट ग्रुप्स और लाइन आती हैं, इनका रीज़न आपको आगे बताया जाएगा। तो ये लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन, ब्रैकेट और पेफन। तो इसमें एक बात और याद रखनी है क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है। तो जो बाल्मर सीरीज़ होती है ये आपको मिलेगी इन द रीजन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन जो वायलेट से रेड तक जो वेवलेंथ का एरिया था वो आपको बता रखा था, और ये वायलेट से रेड तक होता है और आगे क्या होता है इंफ्रारेड। तो आगे की जो सारी रेडिएशंस हैं ये पाश्चन, ब्रैकेट, पेफन, ये सारा आपको मिलेगा इंफ्रारेड रेडिएशन में। और वायलेट ये विजिबल से पहले कौन सा होता है अल्ट्रावायलेट, जिसको शॉर्ट में यूवी भी लिखते हैं। तो अल्ट्रावायलेट में आपको लाइमन सीरीज़ मिलेगी, विजिबल में बाल्मर, और बाकी सारी होंगी इंफ्रारेड रेडिएशन में। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रा होता है उसे हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल जो आपने पहले स्टडी कर लिया था तो उसमें देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग, तो इसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ एटम तो एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि एटम किस तरह से स्टेबल है। एटम में आपको पता है न्यूक्लियस है और उसी के फील्ड ऑफ फोर्स में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसमें क्या है कि ये वाला जो मॉडल था दैट इज़ बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है एनर्जी जो है वो क्या करता है कंटिन्यूसली इमिट करता है। तो अगर मान लिया जाए कि उसके अकॉर्डिंग एनर्जी वो कंटिन्यूसली इमिट करता है तो इस तरह से वो इमिट करते करते उसका पाथ जो है टुवार्ड्स न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाना चाहिए, स्पाइरल हो जाना चाहिए, एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है बिकॉज एटम तो क्या है क्वाइट स्टेबल है। तो ये इलेक्ट्रॉन का पाथ किस तरीके से होगा अगर वो एनर्जी कंटिन्यूसली लूज़ करेगा तो इस बेस पर ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है रदरफोर्ड मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो पाई कि किस तरह से एटम जो है स्टेबल होता है। और इसमें और भी लिमिटेशंस हैं जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट का स्पेक्ट्रा किस तरीके से आता है तो वो भी इसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाया। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आप अगले मॉडल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहता है ये भी रदरफोर्ड मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो पाया है। तो इसका जो मेन लिमिटेशन है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये आपने ज़रूर रीड कर लेना है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करते हैं। एक तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये लर्न करना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होता है। ये उतनी ही वैल्यू है जितना कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता था कूलम्स में। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है जब आप इस तरीके से न्यूमेरिकल्स करते हैं H न्यू या Hc अपॉन लेमडा। अगर एनर्जी की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है तो आपने उसको जूल्स में कन्वर्ट करके इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है।
और सेकंड पॉइंट ये है ऑन हीटिंग एंड आयरन रोड। अगर आप किसी आयरन रोड को हीट करते रहते हैं तो इट बिकम्स रेड, तो वो पहले रेड हो जाती है और ज़्यादा हीट करेंगे तो फिर वो येलो हो जाएगी, और उसके बाद और हीट करते रहेंगे तो वो ग्लो करेगी वाइट लाइट से, और उसके बाद फिर क्या होगा, ब्लूइश लाइट आएगी। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है। तो जब बार बार उसको आगे से आगे हीट करते रहते हैं तो इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। तो रेडिएशंस की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती रहती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि रेड जो है वो लो फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है और जो ब्लू कलर है वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से ऐसा होता है कि उसका कलर जो है वो बार बार चेंज होता है। और थर्ड पॉइंट आप समझ लीजिए, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन माइक्रोवेव ओवन। तो ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है कि माइक्रोवेव ओवन का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो किस रेंज के बीच में होती है। तो वो 3 × 10⁻10 से लेकर 3 × 10⁻12 हर्ट्ज़ या पर सेकंड, इस रेंज में उसका फ्रीक्वेंसी होता है। और एक ये लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या उससे आपका कोई एप्लीकेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि रियल लाइफ में आप उसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो वो है इन इलेक्ट्रिक आई। तो एक जो ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग आपने देखी होगी कई जगह पे, जैसे आप जाते हैं तो डोर अपने आप खुल जाता है, तो वहाँ से एक रे ऑफ लाइट कट जाती है आपके आगे आने से, जिससे सिग्नल लेकर वो डोर जो है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स और स्पेक्ट्रा की स्टडी आपको ठीक से कर लेनी है।